नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक यूट्यूब चलाते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी, और HB टीवी करके है उनका, हर्षवर्धन टीवी। वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल वो बनाते रहते हैं। उन्होंने एक इकोसिस्टम की बात कही। अब हमारे देश की जो भोली भाली जनता है, जो अपने ही दिनचर्या के कामों में, रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहती है, तो वो इतने गुड़ शब्दावलियों का कि इकोसिस्टम क्या होता है, फलाने क्या होता है, ठिकाने क्या होता है, उसमें अपना दिमाग क्यों खपा है। लेकिन फिर भी यह बात चली है तो भारतीय अवाम ताकत दल उस इकोसिस्टम को बहुत सरल शब्दों में बताने की कोशिश करेगा, क्योंकि यह हमारे देश की समस्याओं से जुड़ी हुई बात है और हमारे देश के अवाम से, हमारे देश की भारतीय अवाम से जुड़ी हुई बातें हैं। तो इकोसिस्टम को बड़े सरल शब्दों में बताने की कोशिश की जा रही है। इतना तो जानते हैं कि ये जो 60-70 सालों से, 1946 के बाद 60-70 सालों से ये GNPC, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, कॉकस, जिसको कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम अभी भी कांग्रेस कह रही है, और इसने जो है तिकड़म करके अपना नाम यहाँ जो चुनाव आयोग के पास जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से वो मान्यता ली हुई है। जबकि देश के लोग धीरे धीरे जान रहे हैं ये न तो भारतीय है बल्कि ये भारत विरोधी है, राष्ट्रीय और जो है वो राष्ट्रद्रोही भी है। राष्ट्र के खिलाफ हमेशा इसने काम किया है, और कांग्रेस भी नहीं है ये वास्तव में गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, कॉकस है। तो ये तिकड़म करके इसने नाम अपना चुनाव आयोग से ये मान्यता इसने ली हुई है। यह सिर्फ हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम है उसको समझने की आवश्यकता है, और थोड़ा बहुत जो चुनाव आयोग है जिसने ये मान्यता दी हुई है उसको भी समझने की जरूरत है।
और लेकिन सबसे अधिक समझने की आवश्यकता है हमारी आदरणीय भारतीय आवाम को। तो इसने अपने शासन के दौरान अपने एजेंटों को नीचे से लेकर ऊपर तक वो बैठा रखा है, और हर वो मार्मिक और नाजुक और वनरेबल पोजीशंस पर अपने एजेंटों को या अपने चमचों को जो भी कह लीजिए वो बिठा रखा है। अब वो किस रूप में बिठा रखा है? किसी को ठेका दे दिया, किसी को कुछ लाभ वो पहुंचा दिया, किसी को पैसे बांट दिए, किसी को ये पद्म अवार्ड जो पद्म अवार्ड जो है वो दिया जाता है कि हमारे देश में जो लोग विशिष्ट कार्य करते हैं अपने क्षेत्रों में, उसके लिए पद्म अवार्ड दिया जाता है। पद्म अवार्ड यानी पद्म जो पुरस्कार का भी इसने दुरुपयोग जो है अपने चमचा मंडली खड़ा करने के लिए जो है इसने दिया। और इतना ही नहीं, अपने आदमियों को, अपने एजेंटों को न्यायपालिका में, मीडिया में, बौद्धिक वर्ग में इसने बिठा रखा है, इस जीएनपीसी और सेना के अधिकारियों में। तो इसीलिए आप कभी कभी सुनते होंगे और मीडिया का काफी हिस्सा अभी भी जो कि जीएनपीसी या जीएनपीसी के चमचों के द्वारा स्थापित किया हुआ है, वो ये मोदी काल में, मोदी के समय में भले कुछ वो दिखावटी रूप में, कृत्रिम रूप में वो, क्योंकि उसको भी अपना बिजनेस चलाना है, तो मोदी महोदय के पक्ष में थोड़ा बहुत बोल देता है। लेकिन जब भी उसको मौका मिलता है इस मीडिया को, तो हमेशा उसी जीएनपीसी के पक्ष में ये सब माहौल बनाते हैं। और ये हमारी आदरणीय भारतीय आवाम अवश्य इसको देखती होगी। तो ये पूरा मीडिया जो है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो टीवी चैनल है, उसके विषय में भी भारतीय आवाम ताकत दल ने बताया हुआ है कि यदि उनके संस्थापकों के विषय में आप सभी जानकारी प्राप्त करें तो मालूम होगा कि इनकी असलियत क्या है। जैसे आज तक क्या है, जो आज तक वाला जो चैनल है, और आज तक के कई रूप हैं, दिल्ली आज तक और आज तक तेज, आज तक एक जो साधारण सा वो अलग से है। तो ये इंडिया टुडे ग्रुप का एक जो है एक टीवी चैनल है। इंडिया टुडे ग्रुप का जो मालिक कौन है? अरुण पुरी है। अरुण पुरी कौन है? यह एक जीएनपीसी का चमचा है। तो आप जान लीजिए कि ये चैनल जो है किस तरह का यानी काम करता होगा। बाकी उसके छोटे मोटे जो पत्रकार हैं, अंजना ओम कश्यप है, फलाने ढेकाने है, उनसे कोई मतलब नहीं। जो जीएनपीसी चाहेगी वही करेगा अरुण पुरी, और जो अरुण पुरी जो चाहेगा तो पूरा वो मीडिया उसके अनुसार करेगा। तो इसीलिए अब आप लोग देखते होंगे कि थोड़ा बहुत दिखावटी रूप में बीजेपी के पक्ष में कुछ वो सब कहते होंगे, लेकिन अंततोगत्वा कुल मिलाकर के यह उसी कांग्रेस जीएनपीसी के पक्ष में सब ये माहौल बनाते हैं, या आज तक वाले। और वही हाल जरा देखिए, ये समझाने का यही प्रयास है कि किस तरह से इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन पूरे इतिहास में आप वो ढूंढ लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको रोक करके एक वाक्य बताता हूँ कि कोई कांग्रेसी नेता या कांग्रेसी चमचा
जो भी कह लीजिए, ये चमचा उमचा कहने में हमको भी संकोच होता है, लेकिन हम अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूँ कि उनके जो चरित्र है, उनकी जो फितरत है, उनका जो बर्ताव है, चमचा से भी घटिया है। हमारी व्यवस्था मजबूरी यह है कि इसके अलावा कोई शब्द ही नहीं है कि उसको क्वालिफाई करने वाला, उसका वर्णन करने वाला कोई शब्द मिले। तो कोई कांग्रेसी नेता या चमचा भारतीय और ताकत दल के वो पदाधिकारी से बात कर रहा था, कह रहा था कि यूट्यूब वाले सर जो है वो गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हैं, और कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, कांग्रेस ने लोगों को गरीबी से निकाला है और सड़क बनाई है, पानी दिया है, बिजली दिया है। तो इस संबंध में हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन और यह दावा अक्सर वो कहते रहते हैं, जीएनपीसी के जितने भी चमचे हैं, नेता हैं, इसी तरह का दावा करते हैं कि हमने इस देश में सड़कें दी हैं, पानी दिया है, बिजली दिया है, गरीबी से लोगों को निकाला है, इसी तरह का उत्तर देते हैं। तो इस संबंध में हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम, और विशेष करके जितने भी राजनीतिक दल इंक्लूडिंग वो जीएनपीसी को भी जानना चाहिए, और उसके लिए आईना है कि गरीबी से लोगों को अब अपने क्या निकाला है। सन 1971 से गरीबी हटाओ, गरीब हटाओ, गरीब, और गरीब किस तरह से पिसते रहे। और जितनी भी स्कीमें संक्षेप में हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन यही जान लें, गरीबों के नाम पर कम से कम 15 से लेकर 16,000 स्कीमें हैं। वो स्कीमें को लाभ कौन उठाता है, ये इसी के एजेंट खा जाते हैं, इसी जीएनपीसी के एजेंट खाते रहे। और हर स्कीम का, मनरेगा मान लीजिए एक स्कीम लाई, वो पहले वो नरेगा था, बाद में महात्मा गांधी का नाम उस पर चिपका दिया तो हो गया मनरेगा। और मनरेगा में क्या है कि फर्जी नाम, यानी वो नाम उसमें भर दिया, पैसा उठा लिया और पैसा खा गए। मजदूरों को मिला कि नहीं मिला, इससे यानी इससे कोई मतलब नहीं है। कुछ नमूने हम बता रहे हैं, यानी जो गरीबी जो गरीबों को निकालने के लिए। और हमारे देश ने देखा होगा, एक जो है जन वितरण, ये एक जन वितरण प्रणाली है, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। माने हमारे जो गरीब लोग हैं उनको सस्ते दरों पर अनाज देना। यानी कोटे वाले क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर दे करके पूरा सामान जो है वो बेच डालते हैं, गरीबों को मिलता ही नहीं। ये इस तरह की शिकायतें जो है वो तमाम जो है आती रही हैं। तो गरीबों के नाम पर गरीबों को ठगने के लिए मैंने एक आंकड़ा है कि 15 से लेकर 16,000 स्कीमें हैं, और ये कई बार है कि उसमें से मुश्किल से 3% से अधिक भी वो लागू नहीं हुई है। उसका लाभ जो है इसी जीएनपीसी के चमचे जो है वो चट कर जाते हैं, खा जाते रहे हैं और खाए हैं, यही तो है। और गरीब को पाल कर, गरीब को पालना नहीं, गरीब को गरीब की स्थिति में ही रखे रहना, ये इनकी एक यानी गरीब विरोधी नीति रही है। कहना नहीं होगा कि जैसे सब दावा करते हैं ना कि भाई कि हमने उनको गरीबी से बाहर निकाला। इन समूह ने क्या किया, बीच में गरीबी रेखा की परिभाषा ही वो बदल दी।
परिभाषा बदल करके कई करोड़ को कहा कि भाई क्या हमने गरीबी से सिर्फ कागज पर आंकड़ों के द्वारा वो बाहर निकाल दिया। और गरीब के नाम पर गरीब विरोधी मैंने वो योजनाएं चलाना, ये इनके देशवासियों को छलने का एक अभिन्न हिस्सा रहा है इनका, देश ने देखा है। तो गरीबों के साथ ये सिर्फ वोट लेने के अलावा इनका कोई सरोकार नहीं है। तो ये तो रहा गरीबों को निकालने का। थोड़ा बहुत मैंने सड़क बनवा दी। सड़कों का जाल तो ये मान लीजिए कि जब से ये मोदी महोदय आए हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि सड़कों पर, चाहे गांव की सड़कें हों, चाहे वो आपके माने और भी सड़कें हों, हाईवेज हों, एक्सप्रेसवे हों, इसका जाल बिछ रहा है मोदी महोदय के शासनकाल में। इसमें यानी कोई शक नहीं है। और शायद जो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ये जरूरी भी है। और सड़कों का ही जाल नहीं बल्कि मैंने एक्सप्रेसवे, हाईवेज और हाईवेज का वाइडनिंग, चौड़ीकरण, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण, रेलवे स्टेशनों का जो है आधुनिकरण। अब देखिए दिखाते हैं कि कई रेलवे स्टेशन जो है जैसे कि एयरपोर्ट, हवाई अड्डे जो दिखते हैं उस स्तर के, और उसके कोचेस जो सुविधाएं मैंने हवाई जहाज़ों में मिलती है उसी स्तर के तमाम काम हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तो जो है हमारी सीमाओं पर सड़क बनाई जा रही है, और रेलवे और जो है रेलवे लाइन बिछाई जा रही है तमाम। तो ये देश हित में काम हो रहे हैं। और निवेशकों को खास करके जब से ये कोरोना का आया और चीन में जिन निवेशकों ने अपनी पूंजी लगाई थी और कोरोना की मार वो झेल भी रहा है चीन, जिसने पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया, आज वो उसी की मार झेल रहा है। कोई बात नहीं, ऐसा होता ही है। तो वहाँ से निवेशक जो है वो बाहर भी आ रहे हैं। तो भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका है कि कम से कम उन निवेशकों को अपने देश में आकर्षित करें, पूंजी आएगी, आर्थिक विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, जो भी है। तो उसके लिए जो है कम से कम हाईवेज जो है वो मॉडर्नाइज्ड हों और एक्सप्रेसवे हों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी जिस पर कि मालगाड़ियाँ ही बस चलेंगी। और उन मालगाड़ियों के चलने से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, मेन बात यही जो निवेशक यही बोलता है कि उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है, और जो है खासकर चीन वगैरह में पूरी लागत का 7 से 8%, भारत में जो कि मान लीजिए जो रेलवे के जरिए जो ढुलाई होती है, हालांकि ये विषय कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन जान लीजिए रेलवे की असली कमाई जो है वो माल ढुलाई से होती है। लेकिन मालगाड़ियाँ की प्राथमिकता सबसे कम होती है। तो आखिर रेलवे की कमाई, आखिर रेलवे की कमाई यानी होगी कहाँ से, जिससे उसको रेवेन्यू मिलना है, उसकी प्राथमिकता जो है वो सबसे कम। मतलब कि यदि कोई मालगाड़ी यदि दिल्ली से बुक हुई है बॉम्बे के लिए, तो उसको कम से जिसको पहुंचाना चाहिए 24 घंटे के अंदर में, वो पहुंचे 1 हफ्ते के अंदर। तो कौन निवेशक आएगा बताइए? नहीं आएगा। तो इसीलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड माने समर्पित, तो उस पर जो है वो जो है मालगाड़ियाँ चलेंगी, और जो रेल लाइन बिछाई भी जा रही है, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियाँ, वो भी डबल डेकर,
यानी दो स्तर वाली, तब जाकर के उनकी लॉजिस्टिक कास्ट घटेगी और जो है निवेशक भारत में आएंगे और भारत को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। और जब आर्थिक मजबूती मिलेगी तो हमारी सैन्य ताकत भी बढ़ेगी और भी चीज़ें बढ़ेंगी। तो उसके लिए जरूरी है जो कि मोदी के शासन में किया जा रहा है। इसी बात को तो ढकने के लिए जो जेएनपीसी के जो चमचे हैं, जो जेएनपीसी का जो इकोसिस्टम है, वो कहता है वो यानी इस महत्व को ढकने के लिए वो सब एक हुआ खड़ा किए हैं कि मोदी जी ने सब बेच दिया, रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, वो बेच दिया। लेकिन इस विषय में तो भारतीय जनता दल ये बता रहा है कि इस तरह का अफवाह जो है मोदी और बीजेपी वाले खुद फैलने देते हैं जेएनपीसी के पक्ष में। कोई बीजेपी वाले से पूछे ना कि भाई तुम्हारे पास 12 करोड़ का कार्यकर्ता और उनके पास ये वामदलों और जो है ये बीजेपी और जो है जेएनपीसी वालों के पास मुट्ठी भर उनके कार्यकर्ता, वो झूठ और अफवाह जो है फैला ले जाते हैं और आप उस झूठ और अफवाह को काट नहीं पाते। और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। टीवी चैनलों पर जब भी डिस्कशन होता है, सारी झूठी बातें जेएनपीसी के प्रवक्ता, वामदलों के प्रवक्ता धाड़ करके और जो है बीजेपी के प्रवक्ताओं को भीगी बिल्ली बना करके, एंकर को भीगी बिल्ली बना करके निकल जाते हैं। तो यही दशा जो है इसी तरह की दशा जो है और जगहों पर है कि वाम दलों के जेएनपीसी के जो इस तरह के लोग हैं वो झूठ और अफवाह फैला ले जाते हैं और बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ता उस फैलाए हुए झूठ और अफवाह की को काट नहीं पाते। तो उसी में से है कि भाई जो ये मोदी महोदय के ज़माने में अपने आर्थिक मजबूती के लिए जो तमाम जो है वह हाईवेज का मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण, चौड़ीकरण और उस तरह से हाईवेज का पूरा जाल, एक्सप्रेसवे का जाल पूरे देश में, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जाल और जो है लॉजिस्टिक पार्क का जाल और जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और आपका डिफेंस कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्क और ये सागरमाला एक जो है वो कार्यक्रम है कि जितने भी हमारे बंदरगाह हैं जो उनकी यानी टन हैंडलिंग कैपेसिटी जो है उसको और बढ़ाया जाए। ये सारे काम हैं आर्थिक मजबूती के लिए ताकि निवेशक यहाँ पर आए। तो ये सारी बातों को ढकने के लिए इन जो है जेएनपीसी के लोगों ने, जेएनपीसी के और वाम दलों के लोगों ने ये फैलाया हुआ है कि मोदी जी ने सब बेच दिया। और बीजेपी के 12 करोड़ का कार्यकर्ता जो है इस झूठ और अफवाह का काट निकाल नहीं पा रहे हैं। तो खैर ये काम उनका है, कोई बात नहीं है। और मैं और भारतीय जनता दल तो इसलिए कह रहा है कि जो भी देश हित की बात होगी वो निश्चित है कि भारतीय जनता दल उसको महत्व देगा। तो आ जाइए, जो ये जेएनपीसी कहती है कि हमने सड़क, बिजली, पानी दिया। महोदय जितना आपने सड़क दिया, बिजली दिया, किस तरह से सड़कें आप बनाते हैं और किस तरह से ठेकेदार काम करते हैं, आप सुन लीजिए ना कि वो बनाई हुई सड़क जो है वो एक साल भी यानी नहीं वो चल पाती है। फिर बार बार जो है उसे ठेकेदार को काम मिलता है। ठेकेदार को जो वही काम बार बार करके और उसी ठेकेदार से ये जेएनपीसी के लोग जो पैसे खाते हैं। तो इसी तरह की वो सड़क वो बनाते रहे हैं। वही हाल जो है पानी देने का, वही जो है बिजली देने का। तो जो कुछ भी आपने दिया उससे अधिक आपने इस देश पर डकैती डाली है जेएनपीसी वालों ने। और
इसको समझाने के लिए बताना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने भी हमारे देश में 1 इंच भी रेलवे लाइन नहीं थी, उन्होंने रेलवे का नेटवर्क बिछाया, उसका तंत्र बिछाया। पोस्टल नेटवर्क भी नहीं था, वो भी बिछाया। टेलीग्राफ नेटवर्क भी बिछाया। कई बिल्डिंगें भी बनाई। जो राष्ट्रपति भवन है ना, तो ये वायसराय हाउस था, तमाम बनाई इसी तरह की। ये बनाते भी रहे और इस देश को लूटते भी रहे, और जितने उन्होंने काम किया उसका हजारों लाखों गुना इस देश को लूटा। आंकड़े तो आ रहे हैं ना, आंकड़े ये आ रहे हैं कि अंग्रेजों ने 200 साल तक जो उन्होंने शासन किया, $45 ट्रिलियन, $45 ट्रिलियन की लूट के बराबर लूट करके वो अपने देश को ले गए, इंग्लैंड ले गए। तो $45 ट्रिलियन बराबर होता है 34 लाख करोड़। जरा वो जेएनपीसी वालों को देखिए, जेएनपीसी वालों ने 60-70 सालों में या 60 सालों में 12 लाख करोड़ की लूट मचाई है। यदि इनको भी 200 साल तक लूटने को मिलता तो अंग्रेजों से अधिक ये लूट लिए होते इस देश को। तो 60 सालों में ही इन्होंने 12 लाख करोड़ जो है लूटा हुआ है। अब ये मोदी महोदय को दिखता है कि नहीं दिखता है, ये बात दूसरी है। मोदी महोदय तो इस डकैत को ही बोलते हैं कि हमारा ये विपक्ष है। देखिए ना, तमाम जो टीवी डिस्कशन होते हैं, ये जेएनपीसी इस देश की डकैती नहीं, हर तरह से अभिशाप है। गरीबों के साथ कैसा छल करती है उसका एक नमूना अभी मैंने आपको बताया। और इस देश की डकैती डाल करके 12 लाख करोड़ 12 से लेकर 13 लाख करोड़ का काला धन जो है विदेशी बैंक में इसके जमा है। यह भी जो है देश को जानना चाहिए, मोदी महोदय को जानना चाहिए। और देखिए मोदी महोदय की गद्दारी यही है कि उन्होंने वादा किया था 2014 में कि जेएनपीसी के द्वारा लूट करके जमा किए हुए काले धन को वापस लाएंगे। आज उस पर बात करने तक को तैयार नहीं है और एक पैसा भी नहीं लाए। यही गद्दारी मोदी जी की भारत के खिलाफ है। तो जिसका वो दावा करते हैं ये कांग्रेसी या जेएनपीसी वाले चमचे कि हमने जो है सड़क दिया, बिजली दिया, पानी दिया, उसका कई गुना इस जेएनपीसी ने इस देश को लूटा है। वो डकैत है, डकैत कहना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों का है। भारतीय भाई बहन भी इसको समझे कि ये हमारे डकैत हैं, और उसी रूप में कम से कम हमारे राजस्थान के भारतीय भाई बहन, केरल के भारतीय भाई बहन, तमिलनाडु के भारतीय भाई बहन, मध्य प्रदेश के भारतीय भाई बहन, महाराष्ट्र के भारतीय भाई बहन, छत्तीसगढ़ के भारतीय भाई बहन और हमारे झारखंड के भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से समझ लें कि यह देश बहुत बड़ी डकैत है। इसको इसी की देखा देखी और भी पार्टियां इसी तरह से डकैती डाली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा डकैत जो है ये जेएनपीसी है, जिसने इस देश को लूटा। इसी तरह की जागरूकता हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन है, लेकिन उनसे गुजारिश है कि ये अपने अंदर जो है भारतीयता का दृष्टिकोण लाएं, देशभक्ति का दृष्टिकोण लाएं, अवाम परस्ती का दृष्टिकोण लाएं। तो ये चीजें उनको और आसानी से बिल्कुल साफ साफ दिखेंगी। अंग्रेज आए, हमारे देश को सताए, शोषण किया, इस देश को लूट करके वो चले गए। कुछ मामलों में तो ये उस अंग्रेजों से भी ये घातक दुश्मन है ये जेएनपीसी वाले। अंग्रेजों ने जब तक शासन किया तो
भारत का कोई हिस्सा जो है किसी और देश को नहीं दिया, बल्कि और मिलाने की कोशिश की। तमाम उदाहरण हैं। वो अफगानिस्तान में भी अपना विस्तार किए थे, नेपाल के साथ संधि भी किए थे, चीन के साथ भी उनका कुछ था, बर्मा भी अब अपने पास था। तो काफी श्रीलंका या मालदीव इत्यादि सभी, लेकिन जब जाने के पहले सबको आजाद भी करके गए, ये बात सही है। लेकिन जब तक रहे वो तो काफी मैंने यानी इस देश का विस्तार किया। ये गद्दार जेएनपीसी किसी भारत के ही टुकड़े को दुश्मन को देती रही। चीन को लद्दाख का हिस्सा अक्साई चीन के रूप में दिया। कोको द्वीप जो अंडमान निकोबार के अंडमान निकोबार के ठीक ऊपर उसके करीब वो दे दिया बर्मा को, और बर्मा से अपना दुश्मन चीन ले लिया। तिब्बत भारत में मिलना चाह रहा था, उसको जबरदस्ती तिकड़म करके, छल करके और घटिया किस्म की जो है भारत विरोधी तिकड़म करके वो दुश्मन चीन को के हवाले कर दिया। और अंग्रेजों से मिलकर के अंग्रेजों के मंसूबों को, और इसमें मंसूबा नेहरू का भी था। नेहरू को सत्ता मिलनी थी, अंग्रेजों की मंशा थी कि यह देश कमजोर हो, तो 562 रियासतों में तो वो पहले ही बांट दिए थे। फिर जो है पाकिस्तान भी बनवाया। जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इसको बड़ा गौर से समझे कि यदि ये दोनों गद्दार, ये जेएनपीसी के चमचे बोलते हैं ना कि गड़े मुर्दे यानी क्यों उखाड़ते हैं, आज उसका नमूना देखें कि देश में जितनी भी समस्याएं हैं वह सिर्फ गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार नेहरू की ही देन है। इन दोनों ने, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार नेहरू को कोई सत्ता दिलाने के लिए देश को बांट दिया, और उसका इल्जाम जो है किसी और के मत्थे, वो जिन्ना के मत्थे, कभी सब तर्क देते भी रहते हैं, कभी आरएसएस के भी मत्थे वो मर देते हैं। कौन आरएसएस? जो हमेशा नेहरू और जेएनपीसी की रक्षा करती रही है। तो उस रक्षा में यदि आरोप भी लगा देते हैं जेएनपीसी वाले, तो उस आरोप को स्वीकार भी कर लेती है आरएसएस, ताकि इसकी रक्षा होती रहे। इस तरह की विचित्र माने व्यवस्था, माने आरएसएस का जेएनपीसी के साथ वो अरेंजमेंट है कि सारे जो अपराध हैं देश को बांटने का, देश में सांप्रदायिकता फैलाने का, ये काम जेएनपीसी का है, लेकिन वो आरोप लगाती है आरएसएस पर या बीजेपी पर, और वो उसको स्वीकारती है। एक विचित्र माने अरेंजमेंट या व्यवस्था है, ताकि जेएनपीसी के पाप जो है वो धुलते रहे। तो इन सबों ने, और ये वाकई मंसूबा तो मैंने तो खैर इंग्लैंड का था, और वो ब्रिटेन का था, और ब्रिटेन का प्रतिनिधि था वो जो वायसराय या भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन। तो इन सबों की साजिश थी देश को बांटना, और देश को बांटने के कारण हमारे 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों की जान गई, और आपस में दुश्मनी फैल गई कट्टर किस्म का, और 3 करोड़ से अधिक हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े। ये तो उस समय का वो प्रभाव रहा। पाकिस्तान भारत के खिलाफ हमेशा
इस्तेमाल किया जाता रहा भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा, विशेष करके अमेरिका और यूरोप के द्वारा। अमेरिका और यूरोप हमेशा कश्मीर के मसले पर भारत को हमेशा वो घिरते रहे हैं। अरे जो 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 आतंकवाद था, जो 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 जब ये पाकिस्तान समझा कि हम सीधी लड़ाई से भारत को जीत नहीं सकते, तो आतंकवादियों को ट्रेंड करके भेजने लगा इस देश में, और तमाम आतंकवादी घटनाएं होने लगी। जब ये समस्या भारत उठाता था, ये अमेरिका जो है सुनने को तैयार नहीं था। ब्रिटेन कभी भी भारत का साथ दिया नहीं। अमेरिका बोलता था कि भाई ये आपकी आपसी समस्या है, दक्षिण एशिया की समस्या है, इसको सुलझाइए। मैं तो इस मामले में ओसामा बिन लादेन को धन्यवाद देता हूं कि उसने ये अमेरिका को जो 9/11 यानी शायद 11 सितंबर 2001 में जो आतंकवादी हमला हुआ अमेरिका में, जो कि उसका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC जो ध्वस्त हुआ, तब उसको महसूस हुआ कि आतंकवाद क्या होता है और आतंकवाद का दर्द क्या होता है, जिस दर्द को भारत जो है 30-35 सालों से झेल रहा है। नहीं तो ये अमेरिका जो है वो सुनने को तैयार नहीं था। तो ये पाकिस्तान जो है भारत के खिलाफ इन्हीं भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा इस्तेमाल होता रहा भारत के खिलाफ। तो यह भी देन इन गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जो है वो नेहरू की ही देन है। और उसी पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला। खबरें तो इस प्रकार की भी हैं कि जब ये बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान का एक टुकड़ा निकला, वह भारत में मिलना चाह रहा था। ये गद्दार इंदिरा गांधी उस बांग्लादेश को भारत में मिलने से उसी प्रकार साजिश किया जिस प्रकार नेहरू ने तिब्बत मिलना चाह रहा था भारत में, लेकिन वो तिब्बत को भारत में न मिला करके ये गद्दार नेहरू भारत के दुश्मन चीन के हवाले कर दिया। तो 1971 में अलग हुआ जो है बांग्लादेश भारत में मिलना चाह रहा था, लेकिन इस गद्दार इंदिरा ने भारत में मिलने इसने नहीं दिया। तो ये पाकिस्तान या बांग्लादेश और फिर बांग्लादेशी वो जो घुसपैठ की है यहाँ अपने देश में, आज दिन रात बीजेपी वो वरट रही है ना, बांग्लादेशी घुसपैठिए और ये इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को ये जेएनपीसी वालों ने केजरीवाल ने उनके सारे फर्जी कागज, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और उनका आधार कार्ड सब बनवा दिया। और दिन रात इसी की चर्चा ये चलवाते हैं बीजेपी वाले। बांग्लादेशी घुसपैठिए, एनआरसी, यही बात करते हैं। तो हमारे देशवासी जाने ना कि एनआरसी हुआ, बांग्लादेशी घुसपैठी हुई या रोहिंग्या घुसपैठी हुई है, जिससे कि पूरे भारतीय मानसिकता को ये सब बिल्कुल ग्रसे हुए हैं बीजेपी वाले, बीजेपी के चमचे। यह किसकी देन है? उसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू की है, जिन्होंने देश को बांट करके पाकिस्तान बनवाया और उसी पाकिस्तान से ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश से जो है बांग्लादेश के घुसपैठी है। तो खास करके हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे सभी आदरणीय अपने भारतीय आवाम को और कांग्रेसी चमचों को आईना दिखाने के लिए जरूरी है कि जितनी भी समस्याएं हैं हमारे देश की, जो देश झेल रहा है, वो गद्दार नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की है। और जैसा कि बताया गया है कि इन सबों ने कोई आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी है। वो जो भारत का जो दुश्मन माने अंग्रेजी हुकूमत
कि ये सब दलाल रहे हैं, उसके मुखबिर रहे हैं और उसके चमचे रहे। वो कहते हैं ना सब मैंने जेएनपीसी के नेता आकर के भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से कि गड़े मुर्दे क्यों उठाते हैं। ये गड़े मुर्दे ही तो जो है इनकी असलियत को बताते हैं। जो ये झूठा कि हमने आजादी बोलते हैं, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। आजादी की लड़ाई जो है इन्होंने नहीं लड़ी। ये हमारे भारत के दुश्मन अंग्रेजी हुकूमत के ये मुखबिर, दलाल और चमचे थे। और फिर ये झूठ बोलते हैं कि अंग्रेज जो है हमारे कारण वो गांधी का जो डंडा था जो है उससे वो अंग्रेज भाग गए। इस तरह का झूठ वो फैलाए हुए। अब तो तथ्य सामने आ रहा है ना कि जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज की बदौलत अंग्रेज भारत को छोड़ने पर मजबूर हुए। ये तथ्य बिल्कुल सबके सामने आ रहा है। और उसको ये देश में झूठ ये सब झूठ क्या फैलाए थे कि वो गांधी के कारण, गांधी की जो छोटी सी लाठी के कारण वो अंग्रेज भागे। और फिर दूसरा बोलते कि हमने आजादी लाई। 15 अगस्त को जो है जो मिला है वो आजादी है ही नहीं। सरकारी अभिलेख जो नेशनल आर्काइव्स में किसी को भी मिल जाएगा, वो डोमिनियन स्टेटस दिया गया है भारत। और यही चीज जो है ब्रिटेन की संसद में भी वो पारित हुआ था। तो आजादी नहीं थी, डोमिनियन स्टेटस था। तो खैर जो भी रहा, लेकिन जिसको ये आजादी कहते हैं उसकी आजादी के नाम पर इन गद्दारों ने माने जवाहरलाल नेहरू ने और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने ब्रिटेन के प्रतिनिधि माउंटबेटन के साथ मिलकर इस देश को बांटा है। और देश बांटने से 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की जान गई है। 3 करोड़ से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े। इतनी बड़े गद्दारों को इन सबों ने एक को इस देश का बाप बना दिया, एक को इस देश का बाप बना दिया और एक को इस देश का चाचा। देखिए ना, हमारे देशवासियों को ये पूरा हक है कि जेएनपीसी की असलियत, इनकी गद्दारी, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये बीजेपी वाले जो आए थे कि क्या हमको कि ये हम हमारे देश को इनसे निजात दिलाएंगे, किस प्रकार ये रक्षा कर रहे हैं मोदी जी और बीजेपी वाले, यह भी देश को जानना बहुत जरूरी है। तो हालांकि भारतीय जनता दल किसी पत्रकार वगैरह के पर कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं मानता है, लेकिन जिस तरह का वो सब बातें उठाते हैं, विषय उठाते हैं, वो भी जनता को भरमाने के लिए। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी महोदय जो है वो इकोसिस्टम की बात कर रहे थे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोगों पर जिम्मेदारी बनती है कि देश को बताएं कि 8 साल हो गए ये मोदी महोदय को, जो इकोसिस्टम भारत के खिलाफ काम कर रहा है अब अभी भी, उस इकोसिस्टम को यह राष्ट्रवादी मोदी महोदय, देशभक्त मोदी महोदय ने तथाकथित राष्ट्रवादी और तथाकथित देशभक्त मोदी महोदय इन देश विरोधी इकोसिस्टम को देश विरोधी
गतिविधियां करने का मौका या सहूलियत क्यों दिया? ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे पत्रकारों पर जिम्मेदारी बनती है, बताएं देश को। यानी जितना अपराध वो जेएनपीसी के द्वारा बनाए हुए, जेएनपीसी उसमें वामपंथी भी शामिल है, वो इकोसिस्टम जो इस देश के खिलाफ और इस देश के खिलाफ में उनका प्रयास है उसे जेएनपीसी के पक्ष में माहौल बना लेता है ताकि उसकी सत्ता वापसी हो सके। तो देश के खिलाफ गतिविधियों में जो लिप्त हैं, ये जो इकोसिस्टम जो जेएनपीसी ने बनाया या वामपंथियों ने बनाया हुआ है, तो उस इकोसिस्टम द्वारा देश के खिलाफ गतिविधियां संचालित करने का पूरा मौका मोदी जी क्यों दे रहे हैं? ये सवाल है अभी भी, जबकि उनको 8 साल हो गए। ये सवाल उससे भी ज्यादा बड़ा है और महत्वपूर्ण है। और इसी विषय पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग जो झूठ मूठ का माहौल मोदी महोदय के पक्ष में बनाते हैं, उन पर एक जिम्मेदारी बनती है, देश को बताएं। तो उस इकोसिस्टम में कौन कौन है? ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, राजनयिक नौकरशाह, चाहे वो सर्विस में है, चाहे वो रिटायर्ड है, और न्यायपालिका के जजेस, कुछ सेना के अधिकारी, मीडिया के, बौद्धिक वर्ग के, और कई शिक्षाविद, मतलब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रोफेसर, रीडर, कई और भी इस पर जो नाजुक पदों पर, वल्नरेबल पोजीशंस पर बैठे लोग, तो इस तरह के और जनता में भी जो है या वो ठेकेदार, कोटेदार, ये सब मिला करके एक सिस्टम, यही तो है इकोसिस्टम। और आज जब उसके और इस सिस्टम का मन माफिक वो शासन नहीं है, तो उन्होंने एक नया नाम दे दिया है, CCG, कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप, कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप नाम दिया है। और जो कि वो जो है जेएनपीसी के सत्ता वापसी की कोशिश में भारत के खिलाफ वो गतिविधियां चला रहा है, मोदी जी के शासन के तत्वाधान में, उनके संरक्षण में, जो कि मोदी जी अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। ये वास्तविकता है। आप लोग अच्छा, और इसलिए कि ये नमूने वहां से मिलते हैं कि कश्मीर फाइल्स के विषय में तो भारतीय ममता गद्दल ने बताया कि इन समय ने उल्टा ही एक दृश्य वो पेश किया। कश्मीर फाइल्स के बनाने में चाहे वो विवेक रंजन अग्निहोत्री रहे हो या बीजेपी वालों ने बनवाया हो, नेहरू की गद्दारियों को मोदी जी ने क्यों छिपवाया? सवाल कश्मीर फाइल से ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है। पूरी कश्मीर समस्या जो है वो गद्दार नेहरू की देन है, लेकिन गद्दार नेहरू की गद्दारियों को मोदी जी ने कश्मीर फाइल्स बनवा करके छिपवाया और इसको घुमा दिया है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ये गद्दारी है मोदी जी की और ये गद्दारी है बीजेपी वालों की। और जो विचित्रता इस बात की है और दुख इस बात का है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जितने भी प्रवक्ता आते हैं, वह भी नेहरू की गद्दारियों पर एक शब्द नहीं बोलते।
वो सिर्फ जो है अपने दिमाग में बिठा के लाते हैं आइकनाइज्ड, बस बीजेपी आरएसएस। वो उससे भी बड़ी एक आयरानी है और जो है विचित्र बात है। तो इसीलिए तो हमारे देश में जेएनपीसी जैसे खतरनाक देश विरोधी ताकतों का हौसला बढ़ता है कि उसकी रक्षा हो रही है मोदी जी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा। उस पर एक शब्द न तो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका बोलता है, न तो वामपंथियों का प्रवक्ता बोलता है, न तो समाजवादियों का प्रवक्ता बोलता है, कोई बोलता ही नहीं। पहली बार शायद भारतीय जनता दल ये असलियत अपने देशवासियों के आगे, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के आगे जो है वो रख रहा है, और इसी से वो दर्द होता है। इसीलिए तो तमाम बोलते रहते हैं। वो आरएसएस वाला भी बोलता रहता है, कभी कभी अखिलेश भी बोलते रहते हैं, कभी ये बीजेपी वाले भी बोलते रहते हैं, नड्डा भी बोलता है, कभी मोदी भी बोलते हैं, अमित शाह भी बोलते हैं कि कुछ लोग बरगला रहे हैं। इनकी देश के खिलाफ गद्दारियों के विषय में जब भारतीय जनता दल लोग अपने अवाम को जागरूक कर रहा है, तो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पर बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये इनकी हालत है। तो जो मुख्य बात है, जो इकोसिस्टम पर जो बात चल रही थी, तो कश्मीर फाइल की बना करके ये बहुत बड़ा अपराध किया है मोदी जी ने कि ये पूरी कश्मीर समस्या गद्दार नेहरू की देन है। उसके पापों को छुपाया है, तो उसके पाप के छुपाने का बहुत बड़ा अपराध ये बीजेपी वालों ने और मोदी जी ने किया है। तो खैर, उस कश्मीर फाइल्स में कोई दिखाया गया है कि कोई जेएनयू की प्रोफेसर की भूमिका में कोई पल्लवी जोशी है, कोई एक्ट्रेस। तो वो कह रही है, माने जेएनयू के प्रोफेसर, माने जो वामपंथी मानसिकता की, कह रही है कि शासन भले मोदी जी का हो, लेकिन इकोसिस्टम तो हमारा है। बात सही है। इसी चीज को एक बार हरीश साल्वे जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत मशहूर वकील हैं, उन्होंने कहा कि सरकार भले मोदी जी की आ गई है, लेकिन ये जेएनपीसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, फलाने के द्वारा, ढकाने के द्वारा हमेशा मोदी जी को परेशान करती रहेगी। तो सवाल तो वही उठता है कि मोदी जी ने आखिर इस इकोसिस्टम को समाप्त करने के बजाय क्यों पाल रहे हैं, ये सवाल है। थोड़ा ये भी मैंने बताने की जरूरत है, भारतीय जनता दल को जब शासन मिलेगा अपने अवाम के आशीर्वाद से, तो ये सारी जो समस्या तो दूर करेगा ही, मुख्य है कि अपने आवाम को सेवा देना। तो फिलहाल भारतीय जनता दल बस यही आश्वासन वो दे सकता है, एक विश्वास दे सकता है, दिला सकता है कि हमारी शासन पद्धति, भारतीय जनता दल की जो शासन पद्धति है, वो हमारे राष्ट्र महानायक, हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो पद्धति थी, क्या पद्धति थी? सख्ती और अनुशासन। और इसी को पूरा करने के लिए हमारे जो सम्राट थे, आदरणीय सम्राट औरंगजेब, सख्ती, अनुशासन और नियम पालन, कानून का पालन, इसके द्वारा हमारे जो जितने भी हमारे आदरणीय भारतीय अवाम है उसकी खिदमत और शासन व्यवस्था जो है बिल्कुल सख्त, चुस्त दुरुस्त, निष्पक्ष। तो ऐसी व्यवस्था में जितने भी ये अपराधी किस्म के हैं,
वो उनके हौसले पस्त रहेंगे। अपराध करने से पहले वो 1000 बात वो सोचेंगे। आज अब वो लाख दावा करें योगी महोदय कि हमने सफाया कर दिया, आज भी उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी जो भारतीय बहनों और माताओं के पर्स छीनने, चेन छीनने की घटनाएं हो रही हैं। उनमें जरा भी वो खौफ नहीं है योगी जी का, तो झूठ बोलते हैं। लेकिन भारतीय जनता दल इसमें विश्वास करता है और मौके पर न्याय कह लीजिए या सुरक्षा कह लीजिए या उनका जो मान प्रतिष्ठा की और इज्जत की रक्षा मौके पर कब होगा? जबकि अपराधी के खौफ अपराधियों के दिमाग में होगा। हमारी अवाम बेखौफ। ये कुछ नमूना हम बता रहे हैं। और जो भी स्कीम होगी वो 100% वो लागू होगी, चाहे वो गन्ना की समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो। और एक ही क्षेत्र नहीं है, शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, और उसमें खास करके जो हमारे आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनके लिए भी विशेष व्यवस्था। तो हम देखते हैं कि तमाम हमारे गरीब भारतीय भाई बहन चिकित्सा सुविधा के न मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। तो सभी को सुविधा, लेकिन उनकी अदायगी जो है उनकी आर्थिक क्षमता के अनुसार। अब ये विस्तार से किसी मैंने यूट्यूब में बताया गया है, लेकिन अदायगी उनकी आर्थिक क्षमता के अनुसार, लेकिन सुविधा उसको बिल्कुल सबके बराबर। ये तमाम काम है, इसके नमूने हम बता रहे हैं। और ये दिन रात जो है सबसे बड़ा अभिशाप बना हुआ है हिंदू मुस्लिम करने वालों का नामो निशान नहीं रहेगा इस देश में। सिर्फ बात करिए देश की, बात करिए अपनी आवाम की, और उसको समझिए कि हमारे सभी ये भारतीय भाई बहन हैं। हिंदू मुस्लिम करने वाले या तो उनका पूरा नाश हो जाएगा या वो इस देश को छोड़कर के भाग जाएंगे। तो इस तरह के वातावरण की आवश्यकता है। तो और भी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता दल बराबर हमेशा देश की बात करता है, अवाम की बात करता है। वो क्या बात करते हैं? सत्ता कैसे हमको हथियाई जाए, सत्ता पर काबिज होकर के वो परमानेंसी, यानी हमेशा सत्ता पर काबिज रहें, ये उसकी बात वो करते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है और हमारी आवाम को समझना चाहिए और समझना पड़ेगा। तो कश्मीर फाइल्स बनवा करके बीजेपी वालों ने या मोदी महोदय ने जो सबसे बड़ा अपराध किया है वो नेहरू की गद्दारियों, कश्मीर मुद्दे पर, कश्मीर से संबंधित विषयों पर, मुद्दे पर सारे पाप जो है उन्होंने छुपा दिया है, उसको हिंदू मुस्लिम की ओर वो घुमा दिया है। समस्या सिर्फ मोदी महोदय से ही नहीं है, किस मानसिकता के साथ बीजेपी वाले काम करते हैं उसको समझने की जरूरत है। तमाम आकर के बीजेपी के कार्यकर्ता नेता आगे कहते हैं भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से कि ये यूट्यूब वाले सर जो है क्या भारतीय एकता किया जाता है। कभी कोई तो बोलते हैं कि एकता के कुत्ते, कभी कोई बोलते हैं एकता के कुत्ते। खैर, उनकी मानसिकता पर ज्यादा वो तवज्जो नहीं देना है, लेकिन कुछ मानसिकता जो इस आवाम के विरुद्ध है और राष्ट्र घाती है और अपने आवाम घाती है, उसको जानना जरूरी है। तो वो कहते हैं कि साहब यदि एकता आ गई तो मुल्ले भी यानी हमारे साथ बैठेंगे,
जरा इसको सोचिए, जो व्यक्ति हमारे देशवासियों के साथ बैठ नहीं सकता, साथ में रहने के लिए वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है, वो सत्ता हथियाने की साजिश कर रहा है। भारतीय जनता दल ये बता रहा है कि भाई सभी देशवासियों को एक साथ रहना, एक साथ उठना बैठना और एक साथ खान पान भी करना पड़ेगा। ये उसी मानसिकता की देन है कि ये सुनने को मिलता है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के लोग जब किसी हिंदू सनातन के यहाँ जाते हैं, वो अलग थाली बर्तन में खिलाते हैं। ये उसी मानसिकता का एक दुष्परिणाम है। तो हर किसी जो देशवासी है, एक साथ रहना, एक साथ उठना बैठना। और इन सबों ने क्या है, गेटवाइजेशन, जतीकरण। ये आबादी ये मुस्लिमों की है पूरी, ये आबादी ये ब्राह्मणों की है, ये ठाकुरों की है, ये तमिलों की है। ये गेटवाइजेशन जो है या जतीकरण जो है, भारतीय एकता की बहुत बड़ी शत्रु है। ये सभी लोग साथ में रहें, पता नहीं चलेगा। और किसी को इस रूप में देखने की जरूरत क्या है कि वो मुसलमान है कि हिंदू है, वो तमिल है कि पंजाबी है, सब भारतीय हैं भाई। तो भारतीय इस देश की ताने बाने को बर्बाद करने के लिए इन एनपीसी वालों ने क्या क्या नहीं किया है, और उसी को और पुख्ता कर रहे हैं ये बीजेपी वाले। इसीलिए तो भारतीय जनता दल के यूट्यूब को देख करके कुछ हमारे भारतीय भाई इस तरह का उद्गार उनके मन में आता है, मैंने सुना था, उनके मन में आता है। वो कहते हैं कि यूट्यूब वाले सर या उनकी पार्टी तो जितने भी कैंडिडेट वो खड़ा करेगी, ईमानदारी से वो प्रयास करेंगे, ईमानदारी से वो लड़ेंगे और ईमानदारी से वो जीतेंगे भी। लेकिन ये मोदी महोदय ये लिख कर दें कि यदि ये हिंदू मुस्लिम ना करें, ये उस भारतीय भाई का उद्गार था। कहते हैं कि यदि मोदी महोदय बीजेपी वाले यदि हिंदू मुस्लिम ना करें, तो मोदी महोदय जो अपने को इतना लोकप्रिय कहते हैं कि पंचायत का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इनके जीतने का मुख्य आधार है हिंदू मुस्लिम करना, यानी देश में विभाजन पैदा करना, विखंडन पैदा करना। तो जो विखंडन पैदा करता है, ऊपर से क्या बोलता है, सबका साथ सबका विश्वास। देखिए, और जेएनपीसी तो और घटिया है। जेएनपीसी का कोई चमचा या नेता वो भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से कह रहा था कि यदि हम मायावती की बात मान लिए होते, तो कौन सी बात, जो उसने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटी थी। तो विभाजन तो तुम्हारी हमेशा फितरत रही है, तुम्हारी साजिश रही है। इसमें नई बात कौन सी है? जो इस देश का दुश्मन जेएनपीसी है, उसका ये फितरत है, बांटना। लेकिन जेएनपीसी वालों, समझ लो, इस देश का समाधान बांटने में नहीं है, सबको साथ में लाने में है। वो भी इसीलिए भारतीय जनता दल जो है भारतीयता के आधार पर सबको एक साथ वो लाने की कोशिश में लगा हुआ फिलहाल अभी यूट्यूब के संदेश के माध्यम से। जेएनपीसी वालों, तुमने तो बांटा ही है, देश बांटा, जो बाकी अपना भारत बचा, उसमें जो है भाषा के आधार पर प्रांत बनवा दिया, फिर बटा वो, फिर इसके बाद जो है वो जो संविधान लगने के पहले, हालांकि संविधान ने जितनी भी हमारी पहचान थी, जितनी भी हमारी अस्मिता थी, उसको माने मिला करके उसने एक पहचान दी कि हम भारत के लोग, यानी हम भारतीय हैं। लेकिन इन जेएनपीसी वालों ने फिर
वो संविधान लगने के पहले जो 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 भी पहचान रही हो उनकी कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि ठाकुर है कि ब्राह्मण है कि बंगाली है कि वो तमिल है कि पंजाबी है, इसी रूप में पूरा देश को आपने बांट दिया, हर तबके को बांट दिया, इस देश को आपने तार तार किया। यही तो आपकी फितरत है। तो ये कौन सी नई बात है कि आप वो मायावती की बात मान लेते और 4 टुकड़ों में ये बढ़ जाता, तो एक टुकड़ा में योगी बैठ जाते, एक दूसरे टुकड़े में अखिलेश बैठ जाते और एक टुकड़ा यानी इनको भी मिल जाता एनपीसी वालों को। तो बांट करके सत्ता हथियाना ये फितरत है। लेकिन हमारी आवाम से ये गुजारिश है, हमारी भारतीय जनता दल का, इन देश के दुश्मनों को पहचानिए। इनको वोट देना एक राष्ट्रीय कलंक है, राष्ट्रीय अपराध है। उस कलंक अपराध से बचिए ना, यही कहा जा रहा है। और अभी भी इस एनपीसी के को वोट देने वाले केरल में पड़े हुए हैं। एनपीसी को वोट देने वाले हमारे भारतीय भाई बहन वो केरल में है, हमारे भारतीय भाई बहन राजस्थान में है, जो कि एनपीसी के को वोट देने के लिए तैयार हैं। वो हरियाणा में जो हमारे कौशिक समाज के हमारे जो भारतीय भाई बहन है अभी भी एनपीसी के मोहमाया में है और उसको वोट देने के लिए तैयार हैं। यही हाल महाराष्ट्र में है, यही हाल मध्य प्रदेश में है, यही हाल छत्तीसगढ़ में, यही जो झारखंड में, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है। तो सभी से यह आग्रह है, सभी से विनम्र निवेदन है कि एनपीसी को देश का सबसे ऐतिहासिक अभिशाप मान करके इस अभिशाप को वोट के द्वारा वो अभिशाप देश पर मत थोपिए, अपने ऊपर मत लाइए, यही करना। और जो इस एनपीसी को की रक्षा कर रहा है ये बीजेपी वाले, उनको भी इस भारत की पावन धरती से हटाना है, मिटाना है। ये झूठ मूठ का इनका जो है राष्ट्रवाद, झूठ मूठ का इनका राष्ट्रभक्ति, झूठ मूठ का सबका साथ सबका विश्वास, सब झूठा है। जिसके जहन में हो हिंदू मुस्लिम, वो जो है देश का भला क्या करेगा। इसी बीजेपी के ही तो लोग, इसी बीजेपी के ही तो लोग हमारे भारतीय भाई बहनों के एक तबके को हरिजन बोलते हैं, चमार बोलते हैं। एक और तबके को जो हमारे खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के को ये मियाँ बोलेंगे, कटुआ बोलेंगे, पंचायत पुत्र बोलेंगे, जिहादी, पाकिस्तानी, गद्दार। तो जिसके मन में ये हो वो हमारे अवाम को और हमारे देश को क्या दे सकता है, ये सहज से ही अनुमान लगा जा सकता है। तो अभी भी हमारे देश के लोग मानसिक गुलामी में फंसे हुए हैं अपने, और देश के दुश्मनों को पहचानने में भूल हो रही है। अब केजरीवाल के देखिए ना, तमाम उदाहरण, केजरीवाल को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन खास करके पंजाब के या दिल्ली में जो है 70 सीटों में से 67 सीट या 66 सीट हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन ये नहीं देखे कि भाई ये देश का गद्दार है। देश का महत्व हर एक भारतीय भाई बहन या देश के नागरिक के जहन में होना चाहिए कि जो देश के साथ गद्दारी करता है तो फिर कुछ और सोचना ही नहीं है, देश के बाहर करना है उसको। यही भावना जो हमारे पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहनों से अपेक्षा थी, लेकिन बहुत बड़ी चूक हो गई। भारतीय जनता दल का कह रहा कि मान लीजिए भाई जनता से कुछ चूक हो गई तो ऐसे मुख्यमंत्रियों का इलाज के लिए हमारे भारतीय संविधान में व्यवस्था है। धारा 356 के द्वारा जो है वो इसके द्वारा इन देश विरोधियों से निजात पाई जा सकती है। लेकिन मोदी जी ऐसे ही ताकतों को पाल रहे हैं।
पाल भी रहे हैं। और जो अराजकता ये फैलाए हुए हैं मोदी जी जो है, उसी अराजकता या संघी अराजकता या अनुशासनहीनता, उसी का दुष्परिणाम है कि ये ममता बनर्जी के विषय में क्या क्या बातें जो है बीजेपी के जो है वो यूट्यूबर बोलते रहते हैं, एक बार भी नहीं बोलते हैं कि ये जिम्मेदारी सिर्फ मोदी जी के है जो कि इसको पाल रहे हैं। तो ये डीके दुबे, हर्षवर्धन त्रिपाठी और प्रदीप सिंह और जो है मनीष कुमार, मनीष ठाकुर, मनीष शुक्ला, तमाम कि ये जो पाली जा रही है ये ममता बनर्जी, केजरीवाल और लोग जो है, ये सिर्फ मोदी जी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसको सब नहीं कहते हैं। और झूठे ये राष्ट्रवादी। और एक चीज और कि इंटरनेशनल बहुत वो रेपुटेशन के हैं, बड़े ख्यात के हैं, बड़ी लोकप्रियता है। अरे कौन सी जो है इंटरनेशनल रेपुटेशन या अंतर्राष्ट्रीय ख्यात के ही चक्कर में तो नेहरू ने इस देश का कबाड़ा कर दिया। तो इस देश को अंतर्राष्ट्रीय जो है वो ख्यात की जरूरत है ही नहीं। क्या पुतिन को चिंता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग उसकी तारीफ करें? उसको चिंता देश की है। देश तो जो अंतर्राष्ट्रीय ख्यात की बात करता है ना, निश्चित है कि वो इस तरह के गद्दारों का इनडायरेक्टली वो जो है वो समर्थन करता है। देश के अंदर वो ये तबाही मचाए या तबाही मचाने वालों की रक्षा करें और अंतर्राष्ट्रीय ख्यात की बात करें। तो ये सारी बातें बिल्कुल झूठी हैं। लेकिन फिर भी पूरी जिम्मेदारी जो कि कोई संस्था बची नहीं है, पूरी जिम्मेदारी अब हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के कंधों पर आ गई है कि इन ताकतों को पहचानिए। पहचानने के लिए आपको अपना व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागना होगा। और भारतीयता के दृष्टिकोण से एकता हर तरह से भावनात्मक भी और वैसे भी पूरे देश में। और ये सारी जो कृत्रिम जो पहचान है कि हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, हम जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम जो पंजाबी हैं, तमिल हैं, ये सारे कृत्रिम, आर्टिफिशियल, सुपरफिशियल पहचान को त्यागना होगा। तभी जो है भारतीय एकता को स्थापित करने में सुगमता होगी, आसानी होगी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।